स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज फिर से आप सभी के बीच में एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के साथ हैं और ये जो टेस्ट सीरीज है औसत द्रव्य परिचय से रिलेटेड है और जो भी स्टूडेंट्स आयुर्वेद से रिलेटेड भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप या तो नर्स की तैयारी कर रहे हो, आयुर्वेद नर्स की, या आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोर्स सिलेबस जो है सेम होता है। हम हमेशा अपने स्टूडेंट से यही कहते रहते हैं कि आप आयुर्वेद की तैयारी बेहतर से बेहतरीन तभी कर सकते हो कि जो भी आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, आप ये मत समझिए कि किस स्टेट का है, कहाँ का है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अलग अलग स्टेट के जो क्वेश्चन हैं, आयुर्वेद के जो क्वेश्चन होते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार, वो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते हुए देखे गए हैं। तो इसलिए वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको समझने के लिए लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिए। चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि सीरीज जो है आपकी एमसीक्यू सीरीज जो है वो औसत द्रव्य परिचय से है। आप अगर यहाँ पे देखें तो औसत द्रव्य परिचय को हम द्रव्य गुण विज्ञान के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान, आप जो उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं या बीएमएस के जो छात्र होंगे या आयुर्वेद बी फार्मा जो कर रहे होंगे, उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा द्रव्य गुण विज्ञान का जो विषय है वो कितना डिफिकल्ट है। और द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय, ये तो द्रव्य गुण विज्ञान हो गया, इसके अतिरिक्त द्रव्य परिचय भी है। द्रव्य परिचय जिसमें आप मेडिसिनल प्लांट्स की कैटेगरी को देखते हो, उनकी उपयोगिता को देखते हो, उनके प्रयोगों को देखते हैं, गुणधर्म को देखते हैं कि किस तरह से वो प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप द्रव्य परिचय में देखते हो। यही द्रव्य परिचय जो है अलग राज्यों में, जैसे कि आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर की जो तैयारी चल रही है राजस्थान के विद्यार्थियों की, उनमें पाठ्यक्रम में औसत द्रव्य परिचय के नाम से इस विषय को सम्मिलित किया गया है। तो बस आप दिमाग में रखिए कि द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय, या द्रव्य विज्ञान और द्रव्य परिचय हम कह सकते हैं, इसमें गुणों की उपयोगिता के साथ साथ द्रव्यों का परिचय भी हमें पढ़ना होता है। लेकिन इनके पाठ्यक्रम में जो आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी जो राजस्थान के हैं, आपके सिलेबस में बस औसत द्रव्य परिचय ही सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द्रव्य गुण विज्ञान किस विषय से संबंधित है? देखिए, आसान भी कह सकते हैं और एक तरह से जो नहीं पढ़े उनके लिए डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो आपको पहले ही बता दिया गया, द्रव्य गुण का मतलब हो गया द्रव्य। अगर हम कहेंगे तो द्रव्य यानी कि जो वनस्पति हो गई, वनस्पति या खनिज जो कि पृथ्वी से निकलते हैं, ये द्रव्य गुण विज्ञान में इन्हें द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य गुण विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? द्रव्यों के गुण, कर्म और प्रभाव से। किससे संबंधित है? द्रव्यों के गुण, कर्म और प्रभाव से। तो अगर हम द्रव्य गुण विज्ञान हम पढ़ रहे हैं आयुर्वेद के अंतर्गत, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें गुण, द्रव्यों के गुण, उनके कर्म और उनके प्रभाव आदि चीजें जो हैं संबंधित होती हैं। ये सारे विषय जो है संबंधित होते हैं। उसी तरह से अगर अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है द्रव्य की आयुर्वेद में परिभाषा क्या है? मतलब आयुर्वेद में द्रव्य को क्या कहते हैं, आयुर्वेद में द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो हमने पहले ही बता दिया ना कि द्रव्य क्या है, वानस्पतिक पदार्थ हो गया या खनिज पदार्थ जो हैं वो द्रव्य कहे जाते हैं। लेकिन उनमें उपयोगिता होनी चाहिए जो हमारे चिकित्सा कार्यों में प्रयोग में लिए जा सके। ऐसी उपयोगिता अगर उनमें है तो उसे हम जरूर द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य की आयुर्वेद में परिभाषा क्या है? तो क्या कह सकते हैं कि जो शरीर में प्रवेश कर क्रिया करे? नहीं, जिसमें गुण, कर्म, रस आदि का आश्रय हो, जो रासायनिक रूप से सक्रिय हो, केवल वनस्पति उत्पाद। जी नहीं, ये भी नहीं होगा, और जो रासायनिक रूप से सक्रिय हो ये भी नहीं होगा। लेकिन जिसमें गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक
प्रभाव, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, वीर्य विपाक प्रभाव, ये सारी चीजें अगर हैं तो इन सभी का अगर आश्रय है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं आयुर्वेद के अंतर्गत। आ रहा समझ में? अब आश्रय का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, अगर हैं, इन्होंने स्थान ग्रहण किया है उस द्रव्य विशेष में तो उसे हम कहेंगे द्रव्य। ठीक है, तो आयुर्वेद के अंतर्गत द्रव्य किसे कहा जा रहा है, जिसमें गुण कर्म रस आदि का आश्रय हो। आदि अगर नहीं मेंशन है तो वीर्य विपाक और प्रभाव मेंशन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्य गुण विज्ञान का मुख्य प्रयोजन क्या है? द्रव्य गुण विज्ञान का मुख्य प्रयोजन क्या है? क्या इससे हम औषध निर्माण कर सकते हैं या रसायन प्रयोग के लिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं, द्रव्यों के गुण कर्म जानकर रोग नाश करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, या रोगों का वर्गीकरण करने के लिए प्रयोग में लेते हैं? तो अगर देखें तो द्रव्य गुण विज्ञान का मुख्य प्रयोजन पूछा जा रहा है तो द्रव्य गुण विज्ञान का मुख्य प्रयोजन औषध निर्माण नहीं है, क्योंकि द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय जो है बस औषधियों के बारे में, द्रव्यों के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है, उनके गुणों के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन औषधि अगर हमें निर्माण करनी होती है तो वो पार्ट जो होता है वो होता है भैषज कल्पना का। किसका होता है? भैषज कल्पना विषय में हम जो है औषधियों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं, पंचविध कषाय कल्पना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को करके औषधियाँ बनाते हैं। ठीक है, औषधियाँ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हम रस शास्त्र में भी औषधियों का निर्माण आदि जो है पढ़ते हैं, भस्म आदि परपटी वगैरह जो है इसमें तैयार किया जाता है। तो मतलब ये हो गया औषध निर्माण इसमें नहीं किया जाता है, औषध निर्माण भैषज कल्पना में करते हैं। जबकि द्रव्यगुण विज्ञान का पूछा जा रहा है तो द्रव्यगुण विज्ञान का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रसायन प्रयोग भी नहीं है, रोगों का वर्गीकरण भी नहीं है, तो बचता है ऑप्शन सी। तो ये आंसर हो जाएगा कि द्रव्यों के गुण कर्म जानकर रोग नाश करना। जब हमें इसके बारे में, द्रव्यों के बारे में पता रहेगा तो हम भैषज कल्पना की सहायता से औषध निर्माण करेंगे, अलग अलग प्रकार के औषध में परिवर्तित करेंगे द्रव्य को और उससे हम चिकित्सा करने का कार्य कर लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं चौथा जो प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है? द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फसाऊं होता है लेकिन याद कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे पूरा संस्कृत पूरा जानिए तब जा करके इसको करिए, ऐसा नहीं है। आप अगर याद कर लेंगे तो धातु जो है ना वो याद अगर कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, धातु रूप याद कर सकते हैं। तो द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति पूछ रहा है किस धातु से होता है, तो सिंपली है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ धातुएं दी हुई हैं, दृश्य है, ध्रुव, गतौ है, फिर भू है, फिर क्री है। तो द्रव्य शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? ध्रुव यानी कि गतौ धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो द्रव्य शब्द की उत्पत्ति किसे हुई है? ध्रुव यानी कि गतौ। तो अगर ध्रुव दे तो ध्रुव पे करेंगे, या अगर ब्रैकेट में जो गतौ लिखा है इसके भी याद कर सकते हैं, लिख करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर क्या कह रहा है? आयुर्वेद में द्रव्य को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है कारण कार्य भेद से? देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन ब्रैकेट में जो पार्ट है ना इस पे भी ध्यान देने लायक है। पूछा जा रहा है आयुर्वेद में द्रव्य को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। अगर ऐसा प्रश्न देखें तो नहीं आ सकता है, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रैकेट में दिया हुआ कार्य कारण भेद से या कारण कार्य भेद से, प्रश्न ऐसा हो सकता है कि कार्य कारण भेद से या कारण कार्य भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है आयुर्वेद में द्रव्य को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, ब्रैकेट में कह रहा है कारण कार्य भेद से। तो पहले से ही आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कारण और कार्य भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, क्योंकि कारण एक भेद हो गया और कार्य एक भेद हो गया। तो कारण और कार्य भेद से द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। अगर यही बस इतना लिख करके आ जाए कि आयुर्वेद में द्रव्य को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है तो कई सारे प्रकार हो जाएंगे। अरे समझे, कई सारे प्रकार हो जाएंगे, जिसमें चेतन अचेतन वाला भी हो जाएगा, वीर्य के अनुसार भी हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्य कारण के हिसाब से भी हो जाएगा, तो कई सारे प्रकार हो जाएंगे, तो जो कि नहीं पॉसिबल है। तो एक पार्ट आपको देगा, इसकी सहायता से आप बता सकते हो कि कितने
भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्य कितने प्रकारों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? 2 प्रकारों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, और दोनों प्रकार में कारण द्रव्य और एक जो हो जाएगा वो कार्य द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, ये 2 भाग हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब समझ में आने वाली बात यही है कि जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, तो कोई भी चीज़ अगर बताई जाती है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आता है। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। चेतन अचेतन भेद से द्रव्य के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ हम बता रहे हैं ना कि डायरेक्ट बस द्रव्यों के प्रकार नहीं पूछेगा, भेद तो वहां पे मेंशन होंगे। चेतन और अचेतन भेद से द्रव्य के प्रकार कितने हैं? तो यहां भी अगर देखें तो चेतन एक भेद हो गया और अचेतन दूसरा भेद हो गया, तो इनके हिसाब से द्रव्य के कितने प्रकार हैं? तो इसके हिसाब से भी द्रव्य के 2 प्रकार जो है माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं? 2 प्रकार माने गए हैं। तो अब अगर देखें तो चेतन क्या है? चेतन जिसमें चेतना है, चेतन द्रव्य जिसमें चेतना है, यानी कि हम पशुओं को कह सकते हैं ये चेतन है, मानव चेतन है। ठीक है, अचेतन की बात करेंगे तो अचेतन जिससे, अब ये नहीं कि इनसे दवा नहीं बनती है, इनके विशिष्ट भागों से दवा भी निर्माण किया जाता है, लेकिन मानव के लिए दवा बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे बस पूछा जाए द्रव्यों के लिए, तो जैसे हम उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, पशु और मानव क्या है? उदाहरण है चेतन के अंतर्गत। अचेतन यानी कि जो खनिज तत्व हैं जो पृथ्वी से निकल के आ रहे हैं, या जो धातुएं हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? अचेतन है। अब बस आप सीधा सीधा ये समझिए, जो सजीव हैं वो चेतन है और जो निर्जीव हैं वो अचेतन है। ठीक है, जो निर्जीव हैं वो अचेतन है और जो सजीव हैं वो चेतन है। समझ में आ रहा है? तो चेतन अचेतन भेद से द्रव्य कितने प्रकार के हो गए? तो द्रव्य हो गए 2 प्रकार के। ठीक है, आगे देखिए 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? पंच भौतिक भेद से द्रव्यों की निष्पत्ति मानी जाती है। पंच भौतिक, अब पंच भौतिक या पंच महाभूतों के अनुसार अगर देख लीजिए तो पंच भौतिक भेद से द्रव्यों की निष्पत्ति किस से मानी जाती है? पृथ्वी एवं जल से, पंच महाभूतों से, केवल अग्नि से, वायु और आकाश से। तो अगर इसके अनुसार देखा जाए तो पंच भौतिक भेद से द्रव्यों की निष्पत्ति किससे मानी गई है? पंच महाभूतों से। किससे? पंच महाभूतों से। तो पहले ही कह रहा है ना पंच भौतिक भेद से, तो पंच भौतिक भेदों के अनुसार पंच महाभूतों से जो भी द्रव्य हैं उनकी निष्पत्ति मानी जाती है। आगे देखिए, आयुर्वेद में द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य के लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है कि द्रव्य का लक्षण होता क्या है? द्रव्य वो है जिसमें बस रस होना द्रव्य का लक्षण है, या जिसमें गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि होते हैं, केवल कार्य करने वाला हो, या जो वनस्पति हो। क्या वनस्पति होना बस द्रव्य के लिए काफ़ी है? नहीं, केवल कार्य करने वाला हो ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी सही नहीं है। बस ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें गुण भी हो, रस भी हो, वीर्य भी हो, विपाक, प्रभाव आदि हो। जो स्टूडेंट्स डिटेल क्लास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। उन्होंने गुण भी पढ़ा है, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये सारी चीज़ें पढ़े हुए, वो समझ रहे हैं किस तरह से क्या होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बस मॉक क्वेश्चन चाहिए, बहुविकल्पी प्रश्न बस 1000 की श्रृंखला में दे दीजिए और पूछने पे एक भी नहीं याद होगा, एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनका टॉपिक क्लियर है, उनको क्वेश्चन कितने भी आ जाएं तो वो आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं डिटेल क्लास पे ध्यान दीजिए, थियरी पे ध्यान दीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं आपको आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से ही ला करके दिए जा रहे हैं। आपके टॉपिक जो क्लियर हैं उन्हीं से क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, टॉपिक से आपने पढ़ा हुआ है, पूरा थियरी कंप्लीट किया हुआ है, फिर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल क्लास पे ध्यान दीजिए। और डिटेल क्लास जो है सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से इस समय कर रहे हैं और सभी तैयारी भी में भी बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। और आपको पता ही होगा कि आयुर्भास्कर ऐप पे राजस्थान आयुर्वेद NHM कंपाउंडर की जो भर्ती आई हुई है उसका 2 कोर्स अभी लाइव चल रहा है और एक टेस्ट सीरीज भी लाइव है। वहाँ पे आप इजी वे में जाके ले सकते हैं। इस समय प्राइस ड्रॉप की गई है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरी है, आपको कोर्स चाहिए और चाहते हैं कि उनकी वैलिडिटी बस 2 से 3 महीने के लिए हो, तो आपकी सुविधा के लिए 3 महीने की यानी कि 3 मंथ्स के लिए जो कोर्स है
वो दिया जा रहा है। ये जो बैनर देख रहे हैं कोर्स का, ये कोर्स भी आपको इस समय अगर ऐप पे लेंगे तो 3 मंथ्स वैलिडिटी के साथ मिलेगा। कोर्स की प्राइस 5500 रुपये से ड्रॉप कर दी गई है और ये आपको बहुत ही जेन्युइन प्राइस में ये कोर्स आपको ऐप पे मिलेगा। मतलब समझ लीजिए हाफ से भी कम रेट में आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। नियर अबाउट आपको 2500 इस कोर्स के लिए आपको पे करना होगा, ठीक है। इसी तरह का एक और कोर्स है जिसकी वैलिडिटी, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है कि इसमें PDF वगैरह आप जो है प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन है। डाउनलोड की फैसिलिटी सभी कोर्स में आपको दी गई है, इजी वे में डाउनलोड करके बाद में आप सारे कंटेंट जो है देख सकते हैं। एक कोर्स और है जिसकी 3 मंथ्स वैलिडिटी है, उसमें प्रिंट आउट ऑप्शन नहीं है, वो कोर्स आपको बस 1500 में दिया जा रहा है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है जिसमें ऑल टेस्ट आपको मिलेंगे, अदर सब्जेक्ट के भी टेस्ट मिल जाएंगे और आयुर्वेद के सिलेबस से भी जो टॉपिक्स वगैरह हैं उससे भी आपको टेस्ट उसमें मिलेंगे, तो वो आपको 1000 में वो कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ में अदर सब्जेक्ट का भी कोर्स हमारे ऐप पे चल रहा है जो आपके आयुर्वेद NHM कंपाउंडर से रिलेटेड भर्ती में कंप्यूटर, जनरल साइंस, GK, हिंदी, इंग्लिश आदि के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लासेस मिलेंगे, नोट्स PDF मिलेंगे। तो वो कोर्स आपको 1500 में यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, जून में एग्ज़ाम है और कोर्स प्राइस को ड्रॉप की गई है आपकी सुविधा के लिए, आपके पढ़ने के लिए। तो आप कोर्सेज में लॉगिन कर लीजिए। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आयुर्भास्कर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सर्च करके आप इंस्टॉल कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए। बहुत ही ईजी वे है, लॉगिन करते ही आप अपना नंबर जैसे ही डालेंगे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद से आप ऑल कैटेगरी चॉइस कीजिए और वहाँ से अपना कोर्स जो है स्टोर पेज पे जा करके अपना कोर्स वहाँ से देख लीजिए और साथ में कोर्स को वहीं से आप फीस जो है पेड करके आप क्लास जो है ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वीर्य के कितने भेद बताए गए हैं। तो वीर्य का कितना भेद है, तो मुख्यतः वीर्य 2 ही भेद का होता है, एक उष्ण और एक क्या होता है, शीत। शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, उष्णता का मतलब गर्माहट से है और शीतलता का मतलब क्या है, ठंडक से है। मतलब ठंडी जिनकी तासीर है, वीर्य का मतलब आप तासीर से समझ सकते हैं, ठंडी तासीर उसको शीत कह सकते हैं और गर्म तासीर जिसको हम उष्ण कह सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, विपाक के कितने भेद होते हैं। विपाक के कितने भेद होते हैं, तो जिस तरह से रस 6 होते हैं, रस कितने होते हैं, 6 रस होते हैं। तो 6 रसों के अनुसार विपाक जो है 3 प्रकार के माने गए हैं। कितने विपाक हैं, 3 विपाक हैं। जिस तरह के विपाक क्या है, विपाक जठराग्नि का विषय है। विपाक किसका विषय है, जठराग्नि का विषय है। जब हम कोई आहार द्रव्य ग्रहण करते हैं और उसके बाद से उसका जब पाचन हो जाता है, तो पाचन के बाद हमारी जठराग्नि उस रस को परिवर्तित करके डाइजेस्ट करती है, पचाती है। तो उसी पाचन वाले रस को हम विपाक कह रहे हैं। तो विपाक के कितने भेद होते हैं, तो विपाक के भेद होते हैं 3। कौन कौन से, मधुर, एक तो मधुर, फिर उसके बाद से अम्ल और फिर क्या है, कटु। मधुर, अम्ल और कटु विपाक के भेद होते हैं। मधुर यानी कि मीठा, सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। अम्ल यानी कि खट्टा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही ना हो। और कटु यानी कि तीखा, ठीक है। तिक्त कड़वे को कहा जाता है, कटु तीखे को कहा जाता है, ठीक है। तो ये विपाक के भेद के अंतर्गत आप कवर करोगे कि 3 विपाक के भेद होते हैं। अगला देखिए, रस पंचक में कौन कौन से तत्व आते हैं। रस पंचक यानी कि जिसमें 5 रसों के जो गुण हैं वो निर्धारित किए गए हैं। आप ये मत समझिए कि 5 रस हैं, रस के 5 गुण को रस पंचक कहा गया है। रस के 5 गुणों को हम क्या कह रहे हैं, रस पंचक कह रहे हैं। तो रस पंचक में कौन कौन से तत्व आते हैं, यहाँ से आपको बताना है। तो आप सीधा सीधा गिन लीजिए, रस पंचक कह रहा है तो 5 चीज़ें आपको बतानी है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी, तो रस पंचक में एक तो रस आ जाएगा, दूसरा गुण आ जाएगा, तीसरा वीर्य, चौथा विपाक और 5वां प्रभाव। तो रस पंचक में 5 जो तत्व हैं वो इस तरह से हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। इसमें कर्म नहीं होगा, ठीक है। अगला, गुण किसे कहते हैं। तो गुण, वीर्य, विपाक अभी आप देख रहे हो ना सारी चीज़ें।
अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है गुण किसे कहते हैं, तो किसी भी द्रव्य के गुण के अंतर्गत जो चीजें हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो द्रव्य में आश्रित होकर कार्य करें, जो स्वयं कार्य करें, जो रस उत्पन्न करें, जो रोग उत्पन्न करे, तो जो रोग उत्पन्न करे नहीं होगा, जो रस उत्पन्न करे ये भी नहीं होगा, जो स्वयं कार्य करे नहीं होगा। लेकिन गुण को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं जिसके बारे में या जिसके गुण के बारे में पूछा जाता है, यानी द्रव्य के गुण के बारे में पूछा जा रहा है, तो द्रव्य में जो आश्रित होकर कार्य करे उसे ही हम क्या कह रहे हैं, गुण कह रहे हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि मरीच जो है कटु रस है और वो क्या कर रहा है, कफ निर्मूलन का काम कर रहा है, ठीक है, तो कटु रस उसका गुण है जो कि कफ को निकालने का काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, अब ये नहीं कि आप इस पर टीका टिप्पणी करने लगे, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, समझने के लिए बताया गया है। तो जो द्रव्य में आश्रित होकर कार्य करता है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, गुण कह रहे हैं। ये 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं द्रव्य के कितने मुख्य स्रोत होते हैं, द्रव्य के कितने मुख्य स्रोत होते हैं, यानी कि जिस द्रव्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं औसत द्रव्य परिचय के अंतर्गत, तो वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो अगर हम देखें तो एक माध्यम हो गया वनस्पति, एक माध्यम क्या हो गया, वनस्पति, एक माध्यम हो गया पशु, और एक माध्यम हम कह सकते हैं खनिज, यानी कि जो पार्थिव द्रव्य हैं, पार्थिव जो कि पृथ्वी से आते हैं। किससे आ रहे हैं, पृथ्वी से आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने हो गए, वो हो गए 3। तो ऑप्शन सी पे सही का टिक करना है आपको। कौन कौन से हो गए, वनस्पति, पशु और खनिज। खनिज किससे आ रहे हैं, पार्थिव से, यानी कि पृथ्वी तल से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो द्रव्य के मुख्य स्रोत कितने हो गए, 3 प्रकार के हो गए। आगे देखिए, प्रभाव क्या है। जैसे गुण की परिभाषा अभी आपने देखा, वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो ऑप्शन में लिखा हुआ था ना वो उसकी परिभाषा थी, उसी तरह से आपको यहाँ पे प्रभाव से बताना है। प्रभाव, जैसे किसी मेडिसिन का कोई इफेक्ट है, बॉडी पे जो प्रभाव दिख रहा है उसे हम प्रभाव के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रभाव क्या है, तो द्रव्य गुण के अंतर्गत आपको डिफाइन करना है कि प्रभाव क्या है। क्या रस का परिणाम प्रभाव है, नहीं। गुण का परिणाम प्रभाव है, नहीं। संपूर्ण पंचक का संक्षिप्त कार्य ये प्रभाव होता है, विपाक का प्रभाव नहीं। संपूर्ण पंचक यानी कि जो रस पंचक में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव आपने देखा, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये आपने जो देखा तो ये क्या है, रस पंचक है। तो जब कह रहा है प्रभाव क्या है, तो संपूर्ण पंचक का संक्षिप्त कार्य, मतलब ये सभी जो कार्य कर रहे हैं उसे ही हम क्या कह रहे हैं, प्रभाव कह रहे हैं। सबका मिला जुला कार्य जो है वह प्रभाव कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा आयुर्वेद में किस सिद्धांत के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण होता है। मतलब जो भी द्रव्य हैं आयुर्वेद में किस सिद्धांत के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है, तो उसका वर्गीकरण क्या शारीरिक रचना के अनुसार होता है, या रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव के अनुसार होता है, या आधुनिक रसायन के अनुसार होता है, या जैविक उत्पत्ति के अनुसार होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, इसको आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्वेश्चन नंबर के साथ आप ऑप्शन लिखा कीजिए ताकि पता चले कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका आंसर जरूर आप बताएंगे और कमेंट करेंगे तो ये लगेगा कि नहीं आपने क्लास देखी है, आप पढ़ रहे हो। नहीं तो वैसे तो हमको पता है ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बस क्लासेस जो है फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर उसके बाद से बस भगा करके देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, फिर नोट कर लेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। टोटली जो है क्लास इंपॉर्टेंट होती है, जो समझाया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो चीज़ें बताई जाती हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर बाद में आप पूरा क्लास देख लेते हो, वीडियो पूरा स्क्रॉल करके देख ले रहे हो, उसके बाद से फिर आपको समझ में नहीं आता, कमेंट में जा करके लिखते हो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जब आपने पूरा वीडियो देखा नहीं तो फिर कमेंट करोगे तो फिर आपको सर बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए आप सही तरीके से वीडियो को देखिए तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। आयुर्वेद में रस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रस यानी कि जो 6 रस आपको
पहले से बताया गया। तो उनका कार्य क्या होता है पूछा जा रहा है। तो रोगनाश करना, शरीर का पोषण करना, औषध का प्रथम अनुभव योग्य गुण होना या अग्नि को तीव्र करना। तो आंसर जाएगा औषध का प्रथम अनुभव योग्य गुण होना। तो रस का मुख्य कार्य क्या है? औषध का प्रथम अनुभव योग्य गुण होना। ठीक है, जो प्रथम अनुभव योग्य गुण होता है वही रस का मुख्य कार्य होता है। आ रहा समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रस और विपाक के बीच संबंध किस प्रकार आधारित होता है? रस और विपाक को किस प्रकार हम बता सकते हैं कि एक दूसरे से संबंधित हैं, किस प्रकार इनका संबंध स्थापित होता है? अभी हमने आगे बताया आपको कि रस जो है हमारी जिह्वा का ग्राह्य विषय है। जीभ से जब कोई वस्तु विशेष अगर हम ग्रहण कर रहे हैं और टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, तो वो जिह्वा की जो अनुभूति है उसे हम रस कह रहे हैं। लेकिन जब हमारे पाचन से संबंधित वो रस जा रहा है, हमारे पाचन श्रृंखला में संबंधित हो रहा है, मिल रहा है हमारी जठराग्नि से, तो पाचन के बाद जो रस की प्रदीप्ति हो रही है वो विपाक होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रस और विपाक के बीच संबंध किस पर आधारित होता है? क्या अग्नि पर आधारित होता है? जी नहीं, पाचन के परिणाम पर आधारित होता है। रस की तीव्रता पे भी आधारित नहीं होता है और वीर्य पे भी आधारित नहीं होता है। ये हम बता चुके हैं कि पाचन के परिणाम पर आधारित होता है, यानी कि जब रस पच जाता है और एक नए रस की उत्पत्ति हो रही है, वही रस जो है विपाक होता है। तो इनके अंतर्गत संबंध क्या है? पाचन के परिणाम का। ठीक है, आगे देखिए, द्रव्य गुण शास्त्र के जनक फादर माने जाते हैं। ठीक है, द्रव्यगुण शास्त्र का जनक, वैसे तो देखा जाए द्रव्यगुण विषय के जो जानकार हैं वो राजनिघंटुओं को कहा जाता है। किसे? निघंटु। निघंटुओं को, राजनिघंटुओं को जो जानकार मानते हैं कि ये जो है द्रव्यगुण के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे, तो उन्हें राजनिघंटु कहा जाता था, राजनिघंटु कहते थे, निघंटुकार कहते थे। लेकिन यहाँ पे निघंटुओं का उल्लेख नहीं किया गया है, यहाँ पे बस पूछा जा रहा है कि द्रव्यगुण शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो वैसे तो अगर देखें तो मेडिकल साइंस में मेडिसिन की अगर फादर ऑफ मेडिसिन अगर पूछा जाए तो महर्षि चरक का नाम आता है, आचार्य चरक का नाम आता है। तो उसी तरह से जब यहाँ पे द्रव्यगुण शास्त्र के परम पितामह की बात हो, पितामह की बात हो, पिता की बात हो, तो आप बताएंगे आचार्य चरक। ठीक है, मेडिकल साइंस में फादर ऑफ मेडिसिन भी चरक हैं और आयुर्वेद में द्रव्यगुण शास्त्र के जनक भी कौन है? चरक हैं, क्योंकि चरक ने जो भी चीज़ें बताई हैं मेडिसिन से रिलेटेड, दवाओं से रिलेटेड, वो उनका ज़्यादातर जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें जो हैं औषध परिचय के ऊपर डिपेंडेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रस वात को शांत करता है? यहाँ पे वात को बढ़ाने के लिए नहीं पूछा गया। वात को बढ़ाने के लिए अगर देखें तो जो कटु चीज़ें हैं वो वात को, और जो शीत चीज़ें हैं वो वात को ज़्यादातर बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कौन सा रस वात को शांत करता है? तो वात को शांत करने वाला जो रस है वो कौन सा रस है? मधुर है। वैसे तो देखा जाए तो मधुर रस थोड़ा सा शीत भी होता है, मंद उसका गुण होता है, तो इसलिए ज़्यादातर अगर मधुर रस का प्रयोग करते हैं तो वात बढ़ता भी नहीं है। तो वात को शांत करने वाला जो रस है वो मधुर है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप चीनी लेकर के खूब ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा नहीं। मधुर रस यानी कि जो अच्छे गुड़ के, जो मधुर रस के द्रव्य होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, लवण रस की विशेषता क्या है? लवण रस क्या करता है? शीतवीर्य है, वातवर्धक है, अग्नि को तीव्र करता है, या पाचन को मंद कर देता है। तो ये क्या करता है? अग्नि को तीव्र करता है। मतलब कि अगर लवण रस का प्रयोग करते हैं तो ये अग्नि को तीव्र करता है। पाचन में हम कहें तो मदद कर सकता है, मंद नहीं करता है, मदद कर सकता है, क्योंकि अग्नि को जब तीव्र करेगा तो भोजन का पाचन अच्छे तरीके से होगा, भूख भी लगेगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अग्नि को तीव्र करने का गुण जो है लवण रस का होता है। आगे अगर देखा जाए तो कटु रस की प्रधान गुण क्या है? मतलब कि कटु रस का प्रधान गुण क्या है? कटु रस का प्रधान गुण क्या है? कटु यानी कि तीखा, बार बार हम बता रहे हैं, कटु यानी कि तीखा, जिसको अंग्रेजी में हम पंजेंट कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कटु रस का प्रधान गुण क्या होता है? तो कटु रस क्या होता है? रुच्छ होता है। क्या होता है?
रुच्छ होता है, शीत नहीं होता है, स्निग्ध नहीं होता है, गुरु भी नहीं होता है। रुच्छ यानी कि इसका जो गुण होता है वो सूखा होता है, ठीक है। तो तीखी जो क्वालिटी के जो भी पदार्थ होते हैं उनका गुण जो है रुच्छ ही कहा जाएगा, यानी कि सूखा जो गुण है वो कहा जाता है। अगला, वीर्य किसका परिचायक है? अब यहाँ पे जो वीर्य हम कह रहे हैं, वीर्य, इस वीर्य को हम तासीर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तासीर। ये वीर्य जो है तासीर है। जैसे अगर हम बोलेंगे गरम मसाला, तो गरम मसाला क्या है? गरम इसलिए क्योंकि उसका गुण जो है उष्णता का है, इसलिए उसकी तासीर भी क्या हो गई? उष्ण हो गई। तो वीर्य किसका परिचायक है? रस का, औषध के कार्य बल एवं तीव्रता का, गुण का, या पाचन क्रिया का। तो देखा जाए तो औषध के कार्य का बल एवं तीव्रता का परिचायक क्या है? वीर्य है। मतलब कि औषध किस प्रकार का कार्य करेगा, कैसी उसकी तीव्रता है, कैसा उसका बल है, वो उसका वीर्य ही डिफाइन कर देता है। अगर हम किसी द्रव्य के वीर्य को कहें कि वो उष्ण वीर्य का है, तो मतलब ये हो गया कि वो तीव्र भी होगा। उष्णता है यानी कि अग्नि का वाहक हो गया ना, अग्नि उसमें है तो वो तीव्र भी होगा, थोड़ा सा हैवी उसका गुण हो जाएगा। तो इस तरह से वीर्य किसका परिचायक है? औषध के कार्यों, बल, तीव्रता का। ठीक है, आगे 23 नंबर प्रश्न देखिए। द्रव्यों का प्रमुख क्रियात्मक घटक कौन है? द्रव्यों का प्रमुख क्रियात्मक घटक पूछ रहा है, मतलब कि जिससे क्रियाएं जुड़ी हुई हैं द्रव्यों का, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? तो क्रियात्मक यानी कि क्रिया। एक गुण कौन सा है? कर्म भी है। कर्म क्या है? गुण है। तो द्रव्यों का प्रमुख क्रियात्मक घटक जब पूछे तो आप बताएंगे कि वो कर्म है। क्या है? कर्म। जो कार्य द्रव्य कर रहे हैं वही उनका क्रियात्मक घटक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द्रव्यों का प्रमुख क्रियात्मक घटक कौन सा है? कर्म है। तो क्रियात्मक यानी कि कर्म, याद रखिएगा। फिर देखिए वही क्वेश्चन फिर कर्म से ही है। कह रहा है कि कर्म का तात्पर्य है रस के गुण, शरीर पर द्रव्य का प्रभाव, रस की प्रकृति, केवल विपाक से उत्पन्न प्रभाव। तो अगर देखा जाए तो आंसर होगा शरीर पर द्रव्य का प्रभाव। जो द्रव्य का प्रभाव है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? कर्म। कर्म यानी कि कार्य, द्रव्य के कार्य को ही कर्म कहा जा रहा है। द्रव्य के कार्य को ही हम क्या कह रहे हैं? कर्म कह रहे हैं। ये समझने वाली बात है, ठीक है। समझ लेंगे तो फिर सही है, नहीं समझेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। विपाक की स्थिति में किस क्रिया के बाद आती है? देखिए विपाक की स्थिति किस क्रिया के बाद आती है, मतलब कि कौन सी क्रिया के बाद विपाक आ रहा है, ये बताने की बात कही जा रही है। वीर्य के बाद आ रहा है या रस के अनुभव के बाद आता है? तो बार बार हम क्या कह रहे हैं? जठराग्नि का विषय है। रस जिह्वा से अनुभूति हो रही है और जब वह पाचन श्रृंखला में जा रहा है तो जठराग्नि जब रस का पाचन कर रही है तो वो उसके बाद से उसकी उत्पत्ति हो रही है, विपाक रस की उत्पत्ति हो रही है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो आंसर जाएगा किस पे? जठराग्नि द्वारा पाचन के बाद, क्योंकि बार बार यही चीज बताया जा रहा है। तो विपाक की स्थिति किस क्रिया के बाद आती है? तो विपाक की स्थिति आती है जठराग्नि द्वारा पाचन के बाद। ठीक है, आगे विपाक किसे कहते हैं? विपाक किसे कहते हैं? तो रस का परिवर्तन, द्रव्य के अंतिम पाचन का परिणाम, द्रव्य के अंतिम पाचन का परिणाम, कर्म का प्रभाव, वीर्य का रूपांतरण। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि विपाक है क्या। तो विपाक क्या है? द्रव्य के अंतिम पाचन का परिणाम, मतलब कि पाचन होने के बाद से जो चीज उत्पत्ति हो रही है उसे विपाक कहा गया है। ठीक है, जैसे हम कहें कि मधुर कोई पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी जठराग्नि उसे परिवर्तित कर देती है उस रस को, और मधुर का विपाक मधुर ही कर देती है। लेकिन ऐसा अन्य रसों के साथ नहीं होता है, अन्य रस परिवर्तित होकर दूसरे रस में परिवर्तित हो जाते हैं। पंच महाभूतों में कौन सा सबसे सूक्ष्म है? इसमें पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें से सबसे सूक्ष्म जो हमारे शरीर में आसानी से सूक्ष्मता ग्रहण करता है, प्रवेश करता है और हमें अनुभूति नहीं होती है, वो है आकाश। आकाश अति सूक्ष्म बताया गया है पंच महाभूतों में। याद करने वाला विषय है, याद कीजिएगा। अगला, चेतन द्रव्य में कौन से स्रोत आते हैं? चेतन द्रव्य में कौन से स्रोत आएंगे? अब देखिए, खनिज, धातु, जंतु, अश्म।
तो यहाँ पे अगर अस्म कहें तो वो तो राख वगैरह से हम समझ सकते हैं, या अंतिम उत्पाद समझ सकते हैं। जो भी पदार्थ हो गए और पूरी तरह से नष्ट होने के बाद से जो जीवाश्म, जो अस्म बच जाता है, जो हिस्सा बच जाता है, उसे अस्म कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो खनिज चेतन है नहीं, धातु चेतन है नहीं है, जंतु चेतन है, जिसमें चेतनता हो, चेतना हो, उसे हम क्या कहेंगे? चेतन कहेंगे। ठीक है। अगला, आयुर्वेद में औषध द्रव्यों का प्रमुख स्रोत क्या है? ज़्यादातर औषधियाँ कहाँ से आती हैं आयुर्वेद में? तो आपको इसका आंसर सही जो है अच्छी तरीके से पता है। खनिज नहीं, वनस्पति होगा, जंतु नहीं, प्रयोगशाला नहीं। लेकिन अगर देखिए, अगर इस तरह के ऑप्शन हो जाए, ए ऑप्शन में अगर दे दें खनिज, बी ऑप्शन दे दें वनस्पति, और सी ऑप्शन दे दें जंतु, और डी में दे दें सभी, तो आप सभी पे टिक करेंगे। ठीक है, सामान्य सी बात है। वैसे औषध द्रव्यों का परिचय का मतलब आयुर्वेद में औषध द्रव्यों का प्रमुख स्रोत जो है ये सभी हैं, मतलब कि सभी को हम प्रमुख स्रोत कह सकते हैं, क्योंकि अगर रसशास्त्र में देखें तो ज़्यादातर चीज़ें खनिज द्रव्यों से तैयार होती हैं, द्रव्य गुण में देखें तो ज़्यादातर वनस्पतियों से और जंतुओं से तैयार हो रही हैं। तो ये मानने वाली विषय है कि ये तीनों से प्राप्त होता है। मधुर रस की प्रमुख क्रिया क्या होती है? मधुर रस क्या करता है? तो हमने पहले ही बताया ना कि मधुर रस को अच्छा माना गया आयुर्वेद में, जो कि हमारे शरीर में बल की बढ़ोतरी करता है, वर्ण यानी कि चेहरे की कांति, चेहरे को सुंदर बनाता है, पुष्टि कारक भी है, पोषणता प्रदान करता है। इसलिए मधुर रस का प्रमुख क्रिया क्या है? बल, वर्ण और पुष्टि प्रदान करना। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे हमने जो है 30 क्वेश्चन जो है कवर किए। इस मॉक क्वेश्चन की जो सीरीज है, मॉक क्वेश्चन का जो सीरीज है, इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन जो है कवर किए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कटु रस का वीर्य कैसा होता है? अब जब कटु रस ही कह रहा है तो कटु मतलब तीखा, और तीखा मतलब कि इसका वीर्य कैसा हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका वीर्य क्या है? उष्ण है। ठीक है, आगे, उष्ण वीर्य की विशेषता क्या है? उष्ण वीर्य की विशेषता क्या है? यानी कि उष्ण में अग्नि की समानता होगी, अग्नि की उपस्थिति होगी। तो मतलब जब अग्नि होगी तो क्या करेगा? अग्नि को मंद करेगा? नहीं। कफ को बढ़ाएगा? जी नहीं। पाचन को तेज करता है और वात को बढ़ाता है? नहीं, ये पाचन को तेज करता है। पाचन को क्या करता है? तेज करता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, शीत वीर्य की प्रमुख क्रिया क्या है? शीत वीर्य यानी कि जो शीतल है, जो शीतलता जिन द्रव्य का गुण है उसके अनुसार अगर देखा जाए, शीत वीर्य हो गया ना, गुण नहीं, वीर्य है। तो शीत वीर्य की प्रमुख क्रिया क्या होती है? दाह उत्पन्न करना? नहीं। तृषा बढ़ाना? नहीं। पित्त शांत करना? पित्त शांत करना होगा। मल को सुखाना नहीं होगा। तृषा बढ़ाना नहीं होगा। दाह उत्पन्न करना नहीं। दाह यानी कि गर्मी या जलन उत्पन्न करना, तृषा प्यास वगैरह बढ़ाना नहीं। पित्त यानी कि जो शरीर की गर्मी है उसको शांत करना। तो शीत वीर्य है तो पित्त को शांत करेगा, मल को ये सुखाएगा नहीं। ठीक है, आगे, पंच महाभूतों में किससे रस की उत्पत्ति मानी जाती? पंच महाभूतों में अगर देखा जाए, पंच महाभूतों से अगर देखा जाए तो किससे रस की उत्पत्ति होती है? रस किससे बनता है? तो अगर हम देखें तो दो भूत जो है मिलते हैं। पंच महाभूत कब बोलेंगे? जब पांचों मिलेंगे तब महाभूत होंगे, लेकिन जब अलग अलग रहेंगे तो उसे हम भूत बोलेंगे। ठीक है, तो अगर दो भूत देखें तो पृथ्वी और जल, ये जो है पृथ्वी और जल, ये रस की उत्पत्ति कर रहे हैं। किसकी उत्पत्ति कर रहे हैं? रस। इनसे रस की उत्पत्ति हो रही है। तो आंसर सीधा जाएगा आपका ए पे। पंच महाभूतों में किससे रस की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आंसर जा रहा है किस पे? पृथ्वी और जल पे। याद रखना है आपको। ठीक है, तिक्त रस का विपाक क्या होता है? तिक्त रस का विपाक क्या होता है? यानी कि जब तीखा, तिक्त यानी कि तीखा नहीं, तिक्त यानी कि कड़वा। तिक्त किसे कह रहे हैं हम? कड़वे रस को हम क्या कह रहे हैं? तिक्त कह रहे हैं। कड़वा, कड़वा यानी कि तिक्त। तिक्त रस का विपाक क्या होता है? अब जब कड़वा है, जैसे हमने बताया कि मधुर का बस मधुर हम बता सकते हैं कि विपाक होता है, लेकिन जब तिक्त रस की बात आ रही है तो तिक्त रस का जो विपाक होगा वो कटु होगा। तिक्त रस का विपाक क्या होगा? कटु होगा। याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए,
तिक्त रस का विपाक क्या होता है? कटु होता है। आगे है, द्रव्य के गुण कितने प्रकार के होते हैं? ये चरक के मतानुसार पूछा जा रहा है। चरक के अनुसार द्रव्य के गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो द्रव्य के 20 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 20। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, आप फटाक से नोट भी कर सकते हैं। कौन कौन से गुण हैं? गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुच, मंद, तीक्ष्ण, मृदु, कठोर, विशद, सांद्र, स्थूल, सूक्ष्म, स्थिर, चल और फिर सांद्र, विशद, सूक्ष्म, स्थिर। ठीक है, ये रिपीट हो गया, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। 37 नंबर कह रहा है, स्थूलता को कम करने के लिए कौन सा रस उपयोगी है? स्थूलता यानी कि मोटापा अगर कम करना है तो किस रस का प्रयोग हम कर सकते हैं? मोटापा कम करने के लिए किस रस का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो रस है कटु। कटु रस का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं मोटापा अगर हमें कम करना है, यानी कि अगर कटु रस का प्रयोग करेंगे तो मोटापा कम हो सकता है। स्थूलता को कम करने वाला पढ़ ही लिया हमने। दाह रोग में कौन सा रस वर्जित होता है? तो हमने बता ही दिया कि अम्ल जो है वर्जित करेंगे, नहीं तो दाह और ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन अगर देखें तो गुड़ किसका आश्रय होता है? गुड़ किसका आश्रय होता है? अब गुड़ आश्रय की बात कर रहा है कि गुड़ किसका आश्रय होता है? रस का आश्रय होता है कि कर्म का आश्रय होता है या द्रव्य का आश्रय होता है या विपाक का आश्रय होता है? तो अगर देखा जाए तो गुड़ जो है द्रव्य का आश्रय होता है। किसका आश्रय होता है? द्रव्य का आश्रय गुड़ होता है। अगला, लघु और गुरु किसके भेद हैं? तो पहले से ही पता है ना, लघु और गुरु अगर बोलें तो ये गुड़ के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? गुड़ के भेद होते हैं। कई बार आप देख चुके हो, कई बार याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वीर्य द्रव्य में किस रूप में विद्यमान होता है? वीर्य द्रव्य में किस रूप में विद्यमान होता है? तो वो विद्यमान होता है अंतर्जात शक्ति। अंतर्जात यानी कि आंतरिक जो शक्ति है उसके अनुसार जो है उसमें उपस्थित होता है। अगला, प्रभाव किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रभाव, विशेष प्रभाव जो रस गुण वीर्य से अलग हो, रस का परिणाम, कर्म का अंग, विपाक का रूपांतरण। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं विशेष प्रभाव जो रस गुण वीर्य से अलग हो उसका प्रतिनिधित्व ये जो है करता है। रस पंचक में कौन सा नहीं आता है? रस पंचक यानी कि पंचक जो गुण आपको बताया गया, रस, वीर्य, विपाक, कर्म, ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई उसमें योग नहीं आता है। आपने सही तरीके से पढ़ा है तो याद होगा। ठीक है, अगला, औषधियों का कार्य मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? रंग पर, आकार पर, रसपंचक पर, मात्रा पर। औषधियों का कार्य किस पे निर्भर करता है? रसपंचक पर। याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को दिए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सभी बेहतरीन हैं और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके टॉपिक से बाहर के हैं, आपके सिलेबस से बाहर के हैं। इसमें जो आपको 50 मुख्य क्वेश्चन की सीरीज दी जा रही है ना, इसमें बस औषध द्रव्य परिचय से जो औषधियों का परिचय है, उनका गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि का जो टॉपिक है उसी से बस ये 50 क्वेश्चन आपको बना के दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। भौतिक द्रव्य किसे कहा जाता है? भौतिक यानी कि जो हमें बाहर से दिखे तो वो चेतन होगा या जड़ होगा, भावनात्मक हो गया, मानसिक होगा। वो जड़ होगा यानी कि जिसमें स्थिरता होगी, उसे हम कहेंगे भौतिक द्रव्य। रस का अनुभव किस इंद्रिय से होता है? आसान है, 50 बार अभी हमने कई बार रिपीट किया। त्वचा से कर नहीं सकते, नेत्र से कर नहीं सकते, कर्ण से करेंगे नहीं, जीभ से यानी कि जिह्वा। जिह्वा का विषय ही क्या है? रस है। अगला, कषाय रस का प्रमुख गुण क्या है? कषाय रस क्या करता है? ये व्रण रोपण का कार्य करता है, यानी कि अगर फोड़े फुंसी ज़्यादा हो रहे हों तो कषाय रस का अगर प्रयोग किया जाए, अगर कषाय रस का प्रयोग करेंगे तो व्रण रोपण होगा, यानी कि व्रण आदि नहीं हो सकते हैं, उनको रोका जा सकता है।
लवण रस की अधिकता से क्या कष्ट होता है? अगर लवण रस का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो रक्तदाह होगा, मतलब कि रक्त में गर्मी बढ़ सकती है। ठीक है, इसीलिए आधुनिकता में तो अगर देखा जाए तो बीपी वाले पेशेंट को नमक ज़्यादा खाने की बात नहीं की जाती है, वही कारण वही है कि रक्तदाह हो सकता है। मधुर रस का विपाक क्या होता है? यानी कि मधुर रस का विपाक क्या होगा? पहले ही बताया गया, मधुर रस का विपाक मधुर होगा। अब अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, अग्नि को मंद करने वाला रस कौन सा है? तो अग्नि को मंद करने के लिए जो रस प्रयोग में लिया जाएगा वो है मधुर, शीतलता गुण होता है इसका, तो ये अग्नि को मंद कर सकता है। तो हमने कितने क्वेश्चन कवर किए? 50 क्वेश्चन औसत द्रव्य परिचय से। और जैसा कि वादा है हमारा कि जितने भी पाठ्यक्रम में आपके विषय हैं, आपकी परीक्षा से पहले सभी से 50-50 मॉक क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जो क्लासेस कर रहे हैं उनको डिटेल टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं। जल्दी ही आपको मॉक क्वेश्चन आपको ऐप पे डिटेल वाइज और लंबी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। और डिटेल में आपको मॉक सीरीज दी जाएगी जिसमें 100 क्वेश्चन के एक वीडियो आपको ऐप पे दिखेंगे। तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा और बाकी जो टेस्ट सीरीज दी गई है उसे रिवीजन करते रहिए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने स्टडी ग्रुप, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये जो वीडियो है पहुँचे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें आयुर्वेद के सही कॉन्सेप्ट और सही पाठ्यक्रम के अनुसार क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, उन्हें नहीं मिल रही हैं। तो वहाँ तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।